Jai Hind dear students, welcome in online classes of Sri Ram Public School. Myself Sadhna Dwivedi, I am your Hindi teacher. बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है आज हिंदी सेकंड का टर्न है, यानी हिंदी व्याकरण का टर्न है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 19 पढ़ाया था, यानी पाठ 19 का भाग 1, यानी अव्यय और अविकारी शब्द, अव्यय या अविकारी शब्द, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं। उसके बाद अव्यय के सबसे पहले भेद यानी क्रिया विशेषण के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनके परिभाषाएं, ये सब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था। आज मैं आप लोगों को उसके आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूं। तो अव्यय का दूसरा भेद जो है वो होता है संबंध बोधक। तो आज मैं आप लोगों को इसके दो भेद पढ़ाऊंगी, एक संबंध बोधक और दूसरा समुच्चय बोधक। तो अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, ये अव्यय का दूसरा भेद है जिसका नाम है संबंध बोधक अव्यय। अब इसमें सबसे पहले पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे अव्यय शब्द के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अव्यय शब्द के कितने भेद होते हैं। अव्यय शब्द के 5 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। तो ये 5 भेद होते हैं अव्यय के। फिर है संबंध बोधक शब्द का क्या अर्थ है। संबंध बोधक शब्द का अर्थ है कि वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्दों से या क्रिया संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताना। तो ये होता है संबंध बोधक। देखिए यहां पे दिया है, संबंध बोधक शब्द से अभिप्राय है कि वे शब्द जो दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताएं। उदाहरण के लिए बुरे लड़कों का साथ छोड़ दीजिए। तो यहां पर किसके साथ कहा गया है? बुरे लड़कों के साथ। उसके बिना मोहन नहीं रह सकता। तो इस तरीके के जो भी उदाहरण होंगे वो संबंध बोधक होंगे, जैसे का साथ, के बिना, के साथ, ठीक है, के ऊपर, के नीचे। तो जिसके आगे के और का लगेंगे वो सब हो जाएंगे संबंध बोधक। अब देखिए, लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है। लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, वह मेरे पास बैठा है। इन उपर्युक्त वाक्यों में का, साथ, बिना, पर और पास शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ आकर इनका दूसरे शब्दों के साथ क्या कर रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। अतः ये संबंध बोधक अव्यय है। जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? देखिए यहां पर संबंध बोधक अव्यय के कई भेद दिए गए हैं, ठीक है। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। ये किसके अनुसार होते हैं? अर्थ के अनुसार। तो सबसे पहला है कालवाचक। कालवाचक में क्या होता है? के आगे, के पीछे, के पहले, के बाद। तो ये सब हो जाएंगे कालवाचक। स्थानवाचक में के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, ये सब स्थानवाचक हो जाएंगे। दिशावाचक में के पास, के समीप, के निकट, की ओर, ठीक है, के सामने। तो ये सब हो जाएगा दिशा सूचक यानी दिशावाचक। साधनवाचक में के द्वारा, के जरिए, निमित्त, ये सब साधनवाचक हो जाएंगे। विरोधवाचक में के प्रतिकूल, के उल्टे, के विरुद्ध, इस तरीके के शब्द होते हैं। समता सूचक में के तुल्य, की तरह, के सदृश, के समान, ठीक है। तो इस तरीके के अनुसार इस तरीके के शब्द आते हैं। व्यतिरेक वाचक में के अतिरिक्त, के अलावा, के रहित, के सिवा, तो ये सब शब्द आएंगे। सहचर सूचक में समेत, सहित, संग, साथ, ठीक।
संग्रहवाचक में भर अथवा तक, तो ये सारे शब्द आते हैं। अब देखिए, कई कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों होते हैं। ठीक है, कई ऐसे कालवाचक शब्द होते हैं और स्थानवाचक शब्द होते हैं जो संबंधवाचक भी होते हैं, संबंध बोधक भी होते हैं और क्रिया विशेषण भी होते हैं। अब देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। ठीक है, क्या अंतर होता है इन सब में, ये मैं आप लोगों को बता रही हूं। जब इन कालवाचक या स्थानवाचक अव्ययों का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ होता है। ठीक है, जब इन कालवाचक या स्थानवाचक अव्ययों का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ होता है, तब ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। अब देखिए, ऊपर जाओ ये क्रिया विशेषण है, ऊपर आओ, जाओ या आओ कुछ भी, तो ये जाना आना क्या है, क्रिया है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है। कहां जाओ, ऊपर जाओ। नीचे आओ, तो नीचे भी, ये भी हो जाएगा क्रिया विशेषण। छत के ऊपर आओ, अब यहां पे छत जो है वो क्या है, ठीक है, ये छत जो है वो क्या है, संज्ञा है, तो छत के ऊपर हो गया, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक। एक बात और याद रखिए कि मतलब जो क्रिया विशेषण होता है उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगे होते। ठीक है, परसर्ग नहीं लगा होता है, जैसे के, का, से, ये सब नहीं लगा होता है। उसमें देखिए केवल लिखा है ऊपर, इसमें लिखा है के ऊपर, तो ये संबंध बोधक हो जाएंगे। बाहर खेलो क्रिया विशेषण है, खेलना क्रिया है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है, कहां खेलना है, बाहर। घर से बाहर खेलो, अब देखो यहां पे विभक्ति चिन्ह लगी है, से। ठीक, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक। अब संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं वो दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। पहला है विभक्ति यानी परसर्ग सहित संबंध बोधक अव्यय, के, से, का, ये सब जो है ये परसर्ग है यानी विभक्ति है। घर के आगे आम का पेड़ है, सुमन कुर्सी के ऊपर बैठी है, मेरे घर के सामने मंदिर है, घर के चारों ओर वृक्ष है। तो इस देखिए सबके सामने के लिखा हुआ है, तो ये तो विभक्ति के साथ हो गए यानी परसर्ग के साथ संबंध बोधक अव्यय हो गए। दूसरा है विभक्ति रहित, यानी इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। मेरी माताजी गिलास भर चाय पीती हैं, राजा सेना समेत भाग गया, बिना ज्ञान जीवन निरर्थक है, यह सड़क बाजार तक जाती है। तो इन सब शब्दों के सामने या पहले के, का, की, ये सब नहीं लगा है, तो ये सारे शब्द जो हैं वो बिना विभक्ति के प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए यहां पर आपका संबंध बोधक समाप्त होता है। सबसे पहले यहां क्या दोहराने के लिए बोला गया, अभिकारी। जो अभिकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब इसमें सबसे पहला बताया गया संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि आपको आज मैंने क्या बताया, संबंध बोधक अव्यय, तो उसकी परिभाषा बताई गई है। फिर है संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग विभक्ति सहित तथा विभक्ति रहित दोनों रूपों में किया जाता है। तो इसमें मेन दो ही है, इसलिए दो आप लोगों को दोहराने में बताया गया है। अब देखिए इसमें से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो संबंध बोधक अव्यय, आपको संबंध बोधक अव्यय का परिभाषा लिखना है और उसका उदाहरण देना है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपके पेज नंबर 151 पे दिया है, यानी 151 पर दिया है, तो यहां से आप लोग इसका उत्तर लिख लीजिएगा। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक अव्यय शब्द छांटकर अलग लिखिए। अब यहां देखिए क्या है, चार हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे, इसमें संबंध बोधक अव्यय के आगे हो गया। घर के अंदर से चारपाई लाओ, तो इसमें के अंदर हो गया। हमें अंत तक प्रयास करना चाहिए, तो इसमें तक हो जाएगा। कठिन परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, तो इसमें बिना हो जाएगा, के बिना। फिर है उसे पत्र द्वारा सूचना दी गई, तो यहाँ पे द्वारा हो गया।
माताजी राहुल के बिना दिल्ली नहीं जाएंगी, तो राहुल के बिना हो जाएगा, के बिना हो जाएगा। रोमा के साथ रोहित आया था, इसमें संबंध बोधक क्या है, के साथ। तो ये हो गया आपका। बेटा माँ की ओर देखता है, तो इसमें की ओर जो है वो संबंध बोधक अव्यय है। नाव हवा के विपरीत चल रही है, तो के विपरीत जो है वो क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय। उपवन के चारों ओर फूल लगे हैं, तो ये भी यहाँ पर के चारों ओर, ये के चारों ओर जो है वो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। उचित संबंध बोधक शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। बच्चे घंटी बजने के बाद चले गए। पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला है। गर्मी, अब यहाँ पे देखिए गर्मी द्वारा हो सकता है, गर्मी के कारण भी हो सकता है। गर्मी द्वारा पौधे सूख गए, गर्मी के कारण पौधे सूख गए। अभिषेक अपने मित्र को भाई समान समझता है। अभिषेक अपने मित्र को भाई समान समझता है। वह मेरे कमरे में बैठा है। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। पिताजी के आगे किसी की नहीं चलती। सुमित के अतिरिक्त सभी अंदर आ जाओ। तो ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण अव्यय छांटना है। तो फिर है रवि कब चला गया, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, इसमें है कब। कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है, तो के नीचे जो है वो संबंध बोधक हो जाएगा। वह अपने दादाजी के साथ रहता है, तो के साथ जो हो जाएगा संबंध बोधक है। भीतर चलो, तो भीतर जो है वो क्रिया विशेषण हो गया। राम से पहले सुधीर गया, तो से पहले जो है वो संबंध बोधक हो जाएगा। पहले सोचो फिर बोलो, तो फिर जो है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब देखिए, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। नेक्स्ट है आगे बढ़ो में किस अव्यय का प्रयोग है। आगे बढ़ो में किस अव्यय का प्रयोग है, क्रिया विशेषण में। फिर है उसके साथ मत खेलो, वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है के साथ। भूख के मारे मेरा बुरा हाल है, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है के मारे। घर से दूर वन में साधु उपासना करते हैं, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है से दूर। राम मेरे पास खड़ा है, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है मेरे। ठीक, तो इस वक्त इसमें क्या हो जाएगा, मेरे। इसके बाद आपका रचनात्मक कार्य है, इसमें आप लोगों को वाक्य प्रयोग करना है। जो भी शब्द दिए हैं उसके साथ वाक्य, ऐसा वाक्य बनाना है वो शब्द उसमें आ जाए। तो इस तरीके से आप लोग शब्द बना लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है कि क्या समुच्चय बोधक अव्यय अभिकारी शब्द होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी पुस्तक में पूछा गया है, क्या समुच्चय बोधक अव्यय अभिकारी शब्द होते हैं। तो हाँ, समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, अभिकारी शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय अभिकारी शब्द होते हैं। दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्दों को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो समुच्चय बोधक को किस नाम से जाना जाता है, और योजक के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहां पर आपको समुच्चय बोधक की परिभाषा मिलेगी। ठीक है। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। अनिल और सुनील खेल रहे हैं, इसमें और जो है वो समुच्चय बोधक है। सपना ने बहुत मेहनत की किंतु फिर भी सफल ना हुई, इसमें किंतु जो है वो समुच्चय बोधक है। मुझे कार या मोटरसाइकिल चाहिए, या जो है वो भी समुच्चय बोधक है। यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु उस पर कुछ असर ना पड़ा, इसमें परंतु जो है वो समुच्चय बोधक है। ये दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। फिर है समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। तो समुच्चय बोधक अव्यय के भेद जो हैं वो प्रयोग के अनुसार समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय,
और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो सबसे पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। हमें अपनी संस्कृति तथा धर्म पर गर्व है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। आपने खाना खाया या नहीं? उसने झूठ ही नहीं बोला बल्कि चोरी भी की है। तो इस तरीके के जो शब्द है वो क्या हो जाएंगे? समानाधिकरण, समान है। इन वाक्यों में तथा, और या बल्कि शब्दों के द्वारा वाक्यांशों को मिलाया गया है। उनमें प्रधान या गौड़ का भाव नहीं है। इसमें यह नहीं है कि एक मुख्य है, एक उस पर आधारित है। तो वे सभी समान स्थिति के होने के कारण समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। अब इसके भी भेद बताए गए हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? और, तथा, एवं, व आदि, ये संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर है विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें लेकिन, मगर, परंतु, किंतु, पर, ये जो है ये विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। परिमाणवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इसलिए, अतएव, अतः, ये जो है ये परिमाणवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर है विभाजक यानी बांटने वाले समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, या, अथवा, चाहे, ना आदि। ठीक है। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़ें और समझें। अब देखिए यहाँ पे दिया है, माताजी और पिताजी दिल्ली जा रहे, तो ये हो जाएगा समानाधिकरण। वह आना चाहता था परंतु आ नहीं सका, तो परंतु जो ये विरोधवाचक हो जाएगा। वह बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आ सकता, ये परिमाणवाचक हो जाएगा। चाय पियेंगे या चाय पियोगे या कॉफी, ये विभाजक हो जाएगा। ये दोनों में बांटा जा रहा है कि चाय पीना है अथवा कॉफी पीना है। दूसरा आपका आता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो वे अव्यय जो एक या अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ती, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में पास हो जाओ। वह विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। यद्यपि वह शिक्षित है परंतु सदाचारी नहीं। मैं सोच रहा था कि आप आए तो चला जाए। ठीक है। तो उपर्युक्त वाक्यों में ताकि, क्योंकि, यद्यपि और की, ये प्रधान और गौड़ वाक्यों को मिलाने वाले व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। ठीक है। कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। कारणवाचक, तो जिससे मुझे मतलब कारण हो तो उसमें हो जाएगा कारण व्यधिकरण, कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे क्योंकि, चूंकि, तथा, की, तो ये कारणवाचक है। उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे ताकि, जिससे, की आदि, तो ये हो जाएंगे उद्देश्यवाचक। संकेतवाचक यदि, तो, जो, सो, यद्यपि, तथापि, तो ये संकेतवाचक हो जाएंगे। और चौथा है स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, यानी मानो, यानी, अर्थात। तो इस तरीके के शब्द जो हैं वो स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कक्षा में शांति थी क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे। अब ये हो जाएगा क्या? कारणवाचक। ठीक है। कक्षा में शांति क्यों थी? क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे कारण पता चल रहा है। निमंत्रण भेज दिए गए हैं ताकि सब समय पर आ सके, ये उद्देश्य हो गया कि सब समय पर आए, ये सबका उद्देश्य है। तो अगर ये उद्देश्य है कि सभी लोग समय पर आए, तो उसके लिए क्या किया गया है? निमंत्रण भेज दिया गया है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये संकेतवाचक है। ठीक है। और चौथा उदाहरण क्या है कि उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई, मानो उसे यह बात स्वीकार नहीं, ये स्वरूपवाचक है। ठीक। तो ये आपके
यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय भी समाप्त होते हैं। यहाँ पर दोहराने के लिए दिया गया है कि दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ने वाले अव्यय शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार भेद हैं, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिणामवाचक। फिर है जो अव्यय शब्द एक या अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार भेद हैं, कारणवाचक अव्यय, संकेतवाचक अव्यय, उद्देश्यवाचक अव्यय और स्वरूपवाचक अव्यय। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण लिखना है। फिर है समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद हैं, नाम लिखने हैं। तो समुच्चय बोधक के चार भेद हैं और चारों के आप नाम लिख दीजिएगा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, चार नहीं, वो तो फिर समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हो जाएंगे। तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, एक है समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण। फिर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के कोई दो उदाहरण लिखने हैं, समानाधिकरण के कोई दो उदाहरण दे दीजिएगा। अंतिम है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो ये व्यधिकरण के दो उदाहरण लिख दीजिएगा। बिजली कड़की मानो विस्फोट हुआ, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय छांटने हैं, तो यहाँ मानो हो जाएगा। सुशांत ने बताया कि विद्यालय खुला है, तो की जो है वो हो जाएगा। माताजी छाता लेकर गई क्योंकि बाहर वर्षा हो रही थी, क्योंकि ये समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर है चॉकलेट ले लो या आइसक्रीम, तो या जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित समुच्चय बोधक शब्द से कीजिए। उपवन में लड़कियां और लड़के खेल रहे हैं। राम गरीब है किंतु ईमानदार है। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि बीमार था। उसने कहा कि मैं कल आऊंगा। मधुर न केवल पढ़ाई में बल्कि खेलकूद में भी तेज है। चुपचाप बैठो नहीं तो बाहर चले जाओ। जीवन में सफलता चाहते हो तो परिश्रम करो। मैं इंतजार में था कि आप आए तो घूमने चले। फिर है समानाधिकरण तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। अब देखिए यहाँ पे समानाधिकरण समुच्चय बोधक दिया है, फिर यहाँ पे व्यधिकरण। तो समानाधिकरण में दिया है अथवा, और, एवं, पर, या, लेकिन, इसलिए, तथा। और व्यधिकरण में की, मानो, क्योंकि, ताकि, चूंकि, इस तरीके के हैं। फिर उचित विकल्प पर सही के निशान लगाने हैं। नियमित रूप से व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो। वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है ताकि। फिर है कुछ खा पी लो फिर काम करना, वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है फिर। मुझे मोबाइल या कैमरा चाहिए, वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है या। यदि वह मेरे पास आ जाता तो कष्टों से बच जाता, वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है तो। श्रुति कल बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं जा सकी, तो इसमें हो जाएगा इसलिए। इसलिए जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है तथा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है मगर। ठीक, तो इस तरीके के हो गए। अब यहाँ पे कुछ समुच्चय बोधक अव्यय दिए हैं यानी शब्द दिए हैं, इनका आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में और साथ ही इन्हें याद भी कर लीजिएगा। तो ये पाठ यहीं पर आज मैं समाप्त करती हूँ। आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को अव्यय के जो दो भाग और बचे हैं, विस्मयादि बोधक और निपात, उसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।